अब सिर्फ ये रह गया है कि मोदी जी 400 से कितनी ऊपर सीटें लेके आएंगे, बस 400 तो पार करेंगे, 400 के ऊपर कितना जाएंगे बस वही देखना बाकी है और कुछ नहीं है। रोड इतने ज्यादा डेवलप हुए हैं जो आज से इतने 60 साल में इतने नहीं हुआ, इतना 10 साल में किया है। इसमें जो नितिन गडकरी जो काफी इनका मेन रोल है रोड के लेके, और विदेश नीति में जो जयशंकर साहब है, तो मतलब इनकी जो टीम है मोदी जी की परफेक्ट टीम है जो अपना काम करिए। 370 हटाया उन्होंने पूरी पूरी, अमित शाह जी का काफी अहम रोल था उसमें। तो मतलब हर जो बंदा है इनका अपना रोल निभा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो ये डिजर्व करते दोबारा से आना। नॉर्मल पर्सन इनको नहीं मान सकते मोदी जी के बाप। एक जो मुख्यमंत्री मोदी जी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया इनमें। विजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो पहले लोग सोचते नहीं थे कि इस लेवल पे हम लोग घुस हो सकते हैं। अब कतार में जो ये न्यूज आई 8 जो नेवी के अपने जवान थे वो आसानी से लेके आ गए उनको। यूएई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य है वो। वहां पे अगर किसी मंदिर का होना तो मोदी जी को बुलाना, देखो अयोध्या में बना तो नॉर्मल है भाई, अयोध्या में बनना था ठीक है, बट एक मुस्लिम देश में जो बिल्कुल उसके मक्का के पास का देश है, बिल्कुल कंट्री वाला नेबर, उस कंट्री में स्वामीनारायण जी का मंदिर बन जाता है, पहला हिंदू मंदिर बनता है वहां पे। और ये नहीं कि पहले से बनते आ रहा था, 2016 में स्टार्टिंग हुई थी उनकी, मैं वही 2020 के आसपास स्टार्ट। हाँ छोटा था सर, देखो छोटा मंदिर होना नॉर्मल। देखो पहले रामलला भी टेंट में थे, अब भव्य मंदिर में है, कितना अच्छा लगता है आपको भी। एक सनातनी के रूप में आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई 500 साल के इंतजार के बाद हमें मिले। तो इनके अगर धार्मिक चीजें बोलूं, पॉलिटिकल बोलूं, इंटरनेशनली बोलूं, तो कुछ चीजों में आप कभी निकाल नहीं सकते बंदों को। अब देखो 140 करोड़ लोग हैं हम, अब मोदी जी हर किसी को खुश नहीं कर सकते भाई। एक 10-20 करोड़ लोग नाराज रहेंगे। सर राष्ट्रवादी होने का मतलब आज ना बीजेपी के पूरे लगभग, अगर आप जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, आपको संघी समझ लेंगे लोग कि संघी है, बीजेपी का बंदा है, समर्थक है, अलग नहीं मानेंगे। बेशक आप कांग्रेस सपोर्ट करते हो, आपने जय श्री राम बोला ना, आप बीजेपी वाले हो गए, ये मानते हैं लोग। और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला तो समझ जाएंगे वाला कांग्रेस वाला बंदा है। कांग्रेस की जुलूस में भी चीजें देखी है और प्रूफ हुआ है, जो कर्नाटक में प्रूफ हुआ है, प्रूफ है। ऊपर से वो हिंदू मंदिर के जो एक उन्होंने और रूल पास किया, आपको बताओ 10% जो 1 करोड़ की इनकम मंदिर के 10% क्यों देगा भाई? आप किसी मंदिर से, गुरुद्वारे से, चर्च से, सबसे क्यों लोगे? आप किसी भी धार्मिक स्थल से क्यों लोगे? आप पूरा क्लीन स्वीप रहेगा तो 450 तो इजीली जाएगा, कहीं नहीं जाता कोई। सामने को हिंदू को अगर कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, उसको पता सामने वो ऐसा कैंडिडेट नहीं है। आप विपक्ष में किसी का भी कोई चेहरा है तो उसके आसपास भी स्टैंड करता है। देखो जो मोदी जी का सब वर्चस्व है, उसके आसपास भी कोई स्टैंड नहीं करता। आज से 10 साल पहले बोलते थे चलो बहुत से लोग स्टैंड कर रहे हैं, मगर जो स्टैंड उन्होंने कर दिया ना, उसके आसपास कोई स्टैंड नहीं करता। और बाकी दूसरे अलायंस का देखो गया, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये लोग खुद ही डिसाइडेड नहीं है। समझो दिल्ली में लोग साथ में लड़ रहे हैं, पंजाब में क्यों लड़ रहे हैं? क्या सेंस है? दिल्ली में पता है 7 वो सीट हार जाएंगे, कि वोटिंग परसेंटेज ना बीजेपी की दिल्ली में हर सीट में 50 से ऊपर है। ठीक है 50 से ऊपर है, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, फिर भी आसपास मिल जाएंगे इसके। सनातनी 450 पार करके, सनातन की कमी है कि 5 साल के बाद राम मंदिर मिलने के बाद भी तुम 450 मोदी जी को नहीं दे पाए। ये भी सनातन की कमी है। मोदी जी उन्होंने अपना काम कर दिया, हमारी बारी है, हमें बटन दबाना जाके। आने वाले 2024 के चुनाव में क्या है दिल्ली का मूड, जानने की कोशिश करते हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर इलेक्शन की डिक्लेरेशन भी हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है? 400-450 पार करेंगे मोदी जी। मोदी जी एनडीए? मोदी जी का ही फेस है। देखो अब दूसरी जो पार्टी है उन्होंने अपना कोई चेहरा अनाउंस नहीं करा। अब एनडीए में तो सीधा अनाउंस है ना कि मोदी जी हैट्रिक लगवाएंगे। इन्होंने कोई और ये तो नहीं कि कोई और प्रधानमंत्री बन जाएगा। मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं तो मोदी जी का ही नाम लेंगे। एनडीए चलो एनडीए जीत जाएगी, मगर जीत जाएगी इतना 450 के आसपास। 450 की आपकी उम्मीद है? जी बिल्कुल। तो पिछले 10 साल से मोदी जी के जो कार्य है उससे आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है। देखो धार्मिक हो या फिर अपना धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या फिर जो देश को विकास को लेकर हो, सारी चीजें हुई है। ठीक है अगर मैं गांव से स्टार्ट करूं, पहले के समय में शौचालय जितनी कमी थी, आए दिन रेप की घटनाएं सुनने को मिलती थी आपको कि भाई महिला शौचालय गई है, रेप हो गया उनका, ये चीजें सुनने को मिलती थी। रोड इतने ज्यादा डेवलप हुए हैं जो आज से इतने 60 साल में इतने नहीं हुआ, इतना 10 साल में किया है। इसमें जो नितिन गडकरी जो काफी इनका मेन रोल है रोड के लेके, और विदेश नीति में जो जयशंकर साहब है, तो मतलब इनकी जो टीम है मोदी जी की परफेक्ट टीम है जो अपना काम कर रही है। 370 हटाया उन्होंने पूरी पूरी, अमित शाह जी का काफी अहम रोल था उसमें। तो मतलब हर जो बंदा है इनका अपना अपना रोल निभा रहा है अच्छे से। ठीक है तो ये डिजर्व करते दोबारा से आना। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है आपकी नजर में जिसमें थोड़ी और तब्दीली की आवश्यकता है, थोड़ी और बेहतर काम करने की है? सर अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, जो बाकी की सरकारों की तुलना में देखूं तो इन्होंने सारी चीजों पे अच्छा ही काम किया है। ऊपर से प्लस पॉइंट इनको ये है कि अगर कोरोना के बाद भी अगर जीडीपी रेशियो इतना ज्यादा बढ़ रहा है किसी भी देश का, 1.5 चला गया, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। वर्ल्ड में किसी का नहीं इस टाइम पे। सर देखो वो तो अलग ही चलेगा, वो तो सर देखो डेवलप्ड कंट्री का तो और डेवलपिंग कंट्री का तुलना नहीं करना चाहिए वैसे। ठीक है बट जो इंडिया इस टाइम जो कर रहा है ना, आने वाले इंडिया का इकोनॉमी यूरोप को सरपास कर चुका है। देखो यूरोप में हर उनका अलग सिस्टम। वो अगर हम कितने भी आगे चले जाएंगे ना, वो लोग हमको नीचे समझेंगे। उनकी मानसिकता है, आप नहीं बदल सकते। उनको लगता है यूरोप की मानसिकता है कि जो यूरोप की दिक्कत है ना, वो पूरी दुनिया की दिक्कत है, और पूरी दुनिया की दिक्कत यूरोप की दिक्कत नहीं है। वो लोग ये मानसिकता में रखते हैं, तो उनसे कंपेरिजन करना ही बेकार है। वो हमारे मोहताज है, हम उनके मोहताज नहीं है इस टाइम पे। समझो मोदी जी को बुलाना वो लोग चाहते हैं, हम किसी को बुलाना नहीं चाहते, खुद आते हैं हमारे पास मिलने। बट किसी भी राजनेता का आपने देखा होगा आज से पहले किसी ने पैर नहीं छुआ, मोदी जी के पैर छुए गए हैं। ठीक है अमेरिका जैसे जो अमेरिका में जाके भाषण देना 3-4 बार नॉर्मल है किसी व्यक्ति के लिए।
वहाँ का बड़े बड़े नेता उनसे कुछ सेल्फी लेने के लिए आते हैं, डिनर पे इनवाइट करते हैं बड़े बड़े पर्सन। तो काफी चेंज आया बंदे में। देखो नॉर्मल पर्सन है, इनको नहीं मान सकते मोदी जी के आप। एक जो मुख्यमंत्री मोदी जी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी थे, काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया इनमें। विजन बहुत ज्यादा बढ़ गया इनका, बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो पहले लोग सोचते नहीं थे कि इस लेवल पे हम लोग घुस हो सकते हैं। अब कतार में जो ये न्यूज आई, 8 जो नेवी के अपने जवान थे वो आसानी से लेके आ गया उनको। यूएई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य है वो। वहां पे अगर किसी मंदिर का होना और मोदी जी को बुलाना, देखो अयोध्या में बना तो नॉर्मल है भाई, अयोध्या में बनना था ठीक है, बट एक मुस्लिम देश में जो बिल्कुल उसके मक्का के पास का देश है, बिल्कुल कंट्री वाला नेबर कंट्री, उस कंट्री में स्वामी नारायण जी का मंदिर बन जाता है, पहला हिंदू मंदिर बनता है वहां पे। और ये नहीं कि पहले से बनते आ रहा था, 2016 में स्टार्टिंग हुई थी उनकी, 2020 के आसपास स्टार्ट। हाँ छोटा था सर, देखो छोटा मंदिर होना नॉर्मल। देखो पहले रामलला भी टेंट में थे, अब भव्य मंदिर में है, कितना अच्छा लगता है आपको भी। एक सनातनी के रूप में आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई 500 साल के इंतजार के बाद हमें मिले। तो इनके अगर धार्मिक चीजें बोलूं, पॉलिटिकल बोलूं, इंटरनेशनली बोलूं, तो कुछ चीजों में आप कभी निकाल नहीं सकते बंदों को। अब देखो 140 करोड़ लोग हैं हम, अब मोदी जी हर किसी को खुश नहीं कर सकते भाई। एक 10-20 करोड़ लोग नाराज रहेंगे, वो संभव नहीं है सर। एक कहावत है अंग्रेजी में, अगर आपको सबके लिए अच्छा बनना है तो नेता मत बनो, आइसक्रीम बेचो आप। ये कहावत है, ठीक है, ये कहावत है। तो आइसक्रीम तो नहीं बेच रहे नेता है, तो थोड़ा बहुत भाई दुख होगा। जो अपोजिशन पार्टी में अगर कुछ चीजें गलत उनको लगती हो, वो आए सामने। कर्नाटक में आपने देखा भी क्या हुआ है, वहाँ पे जो विधान परिषद में देखा आपने क्या हुआ वहाँ पे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। वो कहाँ सही है? किसी भी देखो, अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस की सरकारों में क्यों लगते हैं? आप बीजेपी की अगर कोई व्यक्ति जय श्री राम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा ना, या भारत माता की जय बोलेगा, आप समझ जाओगे बीजेपी का बंदा है या एनडीए का बंदा है, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद के राष्ट्रवादी चरित्र लेकर चल रही है सर राष्ट्रवादी होने का मतलब आज ना बीजेपी के पूरक है लगभग। अगर आप जय श्री राम बोलो, वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, आपको संघी समझ लेंगे लोग कि संघी है, बीजेपी का बंदा है, समर्थक है, अलग नहीं मानेंगे उसको। बेशक आप कांग्रेस सपोर्ट करते हो, आपने जय श्री राम बोला ना, आप बीजेपी वाले हो गए, ये मानते हैं लोग। और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला तो समझ जाएंगे वाला कांग्रेस वाला बंदा है। कांग्रेस की जुलूस में भी चीजें देखी है और प्रूफ हुआ है, जो कर्नाटक में प्रूफ हुआ है, प्रूफ हुआ है। ऊपर से वो हिंदू मंदिर के जो एक उन्होंने और रूल पास किया था, आपको पता हो 10%, जो 1 करोड़ की इनकम जिस मंदिर के 10% क्यों देगा भाई? आप किसी मंदिर से, गुरुद्वारे से, चर्च से, सबसे क्यों लोगे आप? किसी भी धार्मिक स्थल से क्यों लोगे आप? और खासकर मंदिर से क्यों लोगे आप? और एक रूल उन्होंने ये बनाया है कि मंदिर की कमेटी में बाहर के जो नॉन हिंदू है वो भी जुड़ सकते हैं। किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम का हो, किसी भी धर्म का हो, वहां पे नॉन जो होता है ना, जैसे अगर मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम वहां पे कमेटी में नहीं जा सकता। तो हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? और सब कुछ हिंदू क्यों करे किसी के लिए? देखो भगवा से क्या मतलब है? भगवा एक प्रतीक है। भगवा से सिख धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, बुद्धों में भी है। एक मतलब पीस का कलर है भगवा, ठीक है। तो आप उसको डिनायल कर रहे हो, ठीक है। एक विजय का चिन्ह होता है भगवा, आप उसको डिनायल कर रहे हो। क्या पाकिस्तान का झंडा पहन के जाएगा वहां असेंबली में बंदा? भगवा झंडा अगर मैं भगवा झंडा पहन के जा रहा हूं तो गलत हो गया वो। चद्दर भी है, गमछा, एक ही बात होगी ना। मतलब उस रंग से, और भगवा जो अपना उसमें झंडे में उसमें से बिठा देंगे वो। मेरे गले में झंडा है, सोल है, तिरंगा, उसमें भगवा आ रहा है। कर्नाटक में जो अभी राम मंदिर स्थापना के लिए जो झंडे लगे थे उसको भी हटा दिया गया। वो तो ये मतलब सीधा तालिबान बन रहा ना ये। फिर ये मोदी जी को बोलते तानाशाह है। जहाँ पे ये राज्य इनकी राज्य है, जहाँ पे वहां पे जितनी मनमानी करनी होती है ये लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं मोदी जी तानाशाह है। अगर मोदी जी ने अगर बोला होता कि मस्जिदों पे से हटा दो या मस्जिद पे ये नहीं रहेगा, तो कितना बवाल हो जाता। योगी जी को इतना कट्टरवादी नेता माना जाता है, उन्होंने किसी मस्जिद के बोला कि यहाँ से झंडे हटवा दो या कुछ करो? कहीं बोला उन्होंने? हिंदू बड़ा त्योहार होता है जैसे होली वगैरह होता है, वो मस्जिद को ढक देते हैं ताकि मस्जिद खराब ना हो। देखो वो ढक देते हैं, वो उनकी चॉइस है। किसी ने बोला उनको ढकने के लिए? उनको बोला तो नहीं ना किसी ने। और जबरदस्ती झंडा हटवा रहे हो आप, वो गलत है, वो गलत है। वो सर देखो, अब वहाँ की कर्नाटक की जो जनता ना समझ चुकी है। वो अभी जो जनरल इलेक्शन, गोकसी कानून के ऊपर भी उन्होंने छूट दे दिया है। हाँ, गोकसी को भी छूट दे दिया कर्नाटक। सर सब कुछ सबका हिसाब ना, अभी जो अभी होगा ना सबका हिसाब हो जाएगा। इस टाइम जनरल इलेक्शन आएंगे ना, उसमें कर्नाटक में सारा हिसाब हो जाएगा कि कितना आप छूट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सारा हिसाब करके जो वहाँ की जनता समझ जाएगी। वहाँ पे तो सनातनी लोग रहते ही है ना। हम्पी जो हनुमान जी का जन्म स्थल है कर्नाटक में ही है, वहाँ पे भी सनातनी लोग हैं। सारी चीजें वो देख रहे हैं वो। अब आप तो बंद कर नहीं सकता, तो भाई सरकार उन्होंने गलती कर दी, चुन के आ गई गवर्नमेंट उनकी। अब उनको 5 साल झेलना पड़ेगा। क्या पता बीच में हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे हिमाचल कमल कभी भी खुल सकता है, जैसे हिमाचल में हो रहा है। गलती उन्होंने एहसास करा तो चेंज हो रहा है, क्या पता कर्नाटक में चेंज हो जाए, ठीक है। और जनरल इलेक्शन में तो सब धुल जाएगा पूरा का पूरा। जो पाप उन्होंने किया है ना, वो कमल का बटन दबा के खोल देंगे वहां के बंदे। बीजेपी का क्लीन स्वीप रहेगा जनरल, पूरा क्लीन स्वीप रहेगा। 450 तो इजीली जाएगा, कहीं नहीं जाता कोई सामने को। देखो अगर कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, उसको पता सामने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है,
आप विपक्ष में किसी का भी कोई चेहरा है जो उसके आसपास भी स्टैंड करता है सर। देखो जो मोदी जी का इसका वर्चस्व है उसके आसपास भी कोई स्टैंड नहीं करता। आज से 10 साल पहले बोलते तो चलो बहुत से लोग स्टैंड कर रहे हैं, मगर जो स्टैंड उन्होंने कर दिया ना उसके आसपास कोई स्टैंड नहीं करता। जैसे महापुरुष होता है ना सर, महापुरुष पाल सकते हो आप, इस सदी का महापुरुष है व्यक्ति है। और लीडर बन चुके हैं वो, आप पॉलिटिशियन से ऊपर जाकर लीडर तक पहुंचे। लीडर वो विश्व गुरु जिसे बोलते हैं ना सर, विश्व गुरु के राह पे उस पर चले गए वो। आप कोई ऐसा कोई देश है, देखो यूक्रेन रशिया का लड़ाई हुआ, सबने अपनी अपनी साइड ली, मैं यूक्रेन की साइड या रशिया की साइड हूँ। भारत अकेला था कि मेरे को न्यूट्रल रहना है, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया। इतने प्रेशर आए, सेंशन लगा देंगे वो लगा देंगे, एक पैसे का कुछ हुआ भारत में? कुछ नहीं हुआ। वहां पे लोग निकले दूसरे देश के, पाकिस्तान के बच्चे निकले इंडिया का झंडा लगा कि इंडिया का झंडा लगेगा तो हम बच के चले जाएंगे। ये बंदे ने कमाया है बाहर। बाकी जैसा देखो विपक्षी जो बोल रहे हैं 450 पार है, वो कुछ नहीं होने वाला, कोई टक्कर में नहीं है इस बार, आसपास में भी नहीं है। चुनाव सिर्फ एक औपचारिक रह गया है कि देखो औपचारिक है, चुनाव करवाना जरूरी है, बस वो औपचारिक रह गया और कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस जो हुआ है, कैंडिडेट के हिसाब से किसे वो प्रधानमंत्री के चेहरा देंगे वो भी फाइनल नहीं होगा। अब पता अब उससे देखो कोई अपना चेहरा चाहता भी नहीं है, समझो। अब वो अपना चेहरा चाह के अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवाएगा। कोई भी व्यक्ति क्यों बोलेगा कि भाई मुझे मेरा चेहरा बनाओ? जो चेहरे पे आएगा ना उसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इतना ज्यादा उसकी बेइज्जती होने वाली है, उसे फोड़ देंगे भाई कि तू तेरे वजह से आ रहे हैं। हाँ, और उस बेचारे गलती नहीं होगी। अब खड़े के उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बेचारे को कौन जानता कर्नाटक के बाहर। अभी भी ये दोनों माँ बेटे रहे हैं, उनकी बेटी रही है, वाड्रा जी और गांधी जी दोनों कर रहे हैं। खड़गे जी क्या सुनते हैं लोग? कुछ नहीं। तो बेचारा बुजुर्ग आदमी जाते उस पर इल्जाम आ जाएगा कि भाई तुम्हारा तुमने हरवा दिया, हरवाया पप्पू ने है। आना ही उन पे ना थोपने के लिए लाया उसको कि थोप देंगे, कुछ ना कुछ तो थोपे बेचारे पे। कब तक राहुल गांधी पे थोपेंगे? इस बार थोप देंगे, तो थोपने के लेके आए उनको बेचारे को। बेचारा बुजुर्ग है, लास्ट में अपनी जाते करियर के अंतिम पर आप है, वो इतना बड़ा दाग लेके जाएगा, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और नहीं तो देखो इंडिया अलायंस की मैं बताता हूँ, जो इंडिया अलायंस स्टार्ट किया वो नीतीश बाबू थे। और नीतीश बाबू ने आज क्या बोला था मोदी जी को कि हम कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके साथ है यार, ठीक है, विकास करेंगे। और मोदी जी ने बिहार के लिए अनाउंस भी करा 14,000 करोड़ से ऊपर का बजट विकास का। यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट बिहार को पास हुआ है आज, ठीक है। जो लोगों को लगता था बिहार के लिए कुछ नहीं करे, तो आज वो अनाउंस कर दिया उन्होंने। और बाकी दूसरे अलायंस का देखोगे, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, तो ये लोग खुद ही डिसाइडेड नहीं है। समझो दिल्ली में ये लोग साथ में लड़ रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? क्या सेंस है? दिल्ली में पता है 7 सीट हार जाएंगे, ये वोटिंग परसेंटेज ना बीजेपी की दिल्ली में हर सीट में 50 से ऊपर है। अब ठीक है 50 से ऊपर है, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, फिर भी आसपास भी नहीं जाएंगे इसके। और इस बार राम मंदिर के बाद और भी चीजों के बाद 10% ग्राफ बढ़ा ही है दिल्ली में भी। और जो केजरीवाल की हरकतें कर उनके नेता आधे बंदे जेल में है, उसके बाद 10% और ग्रोथ ही बढ़ मिलेगा। राम मंदिर रहेगा मुद्दा इस बार? सर राम मंदिर ही बेस है पूरा का पूरा। अगर सनातनी हूँ, 500 साल से किसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ और वो बंदा मुझे करके दे रहा तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा, तो मैं दोगला कहलाऊंगा अगर मैं उस बंदे को नहीं जिताता। तो अगर सनातनी 450 पार करके ना दे, सनातनों की कमी है कि 500 साल के बाद राम मंदिर मिलने के बाद भी तुम 450 मोदी जी को नहीं दे पाए। ये भी सनातनी की कमी है। मोदी जी उन्होंने अपना काम कर दिया, हमारी बारी है, हमें बटन दबाना जाके जी। ये काशी और मथुरा पे भी काम चालू है राम मंदिर के बाद, वो मुद्दे में रहे। डेट आएगी मार्च में, डेट है मेरे ख्याल से ईदगाह का, मार्च 12-13 को मेरे ख्याल से है। अब ये है कि अभी देखो चुनाव का समय है, चुनाव थोड़ा इजीली हो जाएगा, सत्ता में इनको लौटना वापस 2024 के एंड में या 25 में, ये 1 साल भर में दोनों निपट जाएंगे चीजें, काशी और मथुरा दोनों हो जाएगा खत्म, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद ताजमहल पर जो सर्वे करवाना वो हो सकता है, या कुतुब मीनार पर सर्वे करवाना, बात की बात है। बीजेपी और एआईएडीएम का जो गठबंधन बना था तमिलनाडु में, उसमें मंदिर को मुक्त करना भी एक एजेंडा में था, मगर सत्ता वहां पे डीएमके को मिला तो उसमें से काम हो नहीं पाया। आपको लग रहा है अभी जनरल इलेक्शन आ रहा है, इसमें कोई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या बीजेपी शासित किसी प्रदेश को ये पहल करनी चाहिए, और जो वहां पे था मंदिरों को मुक्त करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे ना हो, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो। जैसे योगी जी ने अयोध्या में जितने मंदिर हैं उनके ऊपर टैक्स फ्री कर रखा है, कोई भी मंदिर से कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं ली जाएगी। वैसे दूसरे स्टेट को भी आगे आना चाहिए, बीजेपी शासित स्टेट को जो बड़े मंदिर है उनको एक कमेटी बना के उसको गवर्नमेंट के अधीन से मुक्त कर देना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है? तो देखो करना तो चाहिए, क्योंकि देखो और कोई धार्मिक संगठन है उनसे आप नहीं लेते हो, ना गुरुद्वारे से लेते हो, ना मस्जिद से लेते हो, तो आपको मंदिर से भी लेने का हक नहीं है भाई। मैं हिंदू हूँ, मैं अगर मंदिर में कुछ दान कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ उससे हिंदुओं का ही भला हो, सच्चाई है। अगर देखो या तो सारे चीजें सरकार अपने अंडर में ले ले, सारे धार्मिक स्थल, या सब कुछ छोड़ दे, पार्शलिटी ना रखे ना। आप हिंदू की चीजें लोगे और मुसलमान के या सिख के, हाँ अलग अलग नजर वाले, आप एक बेटे को सब कुछ दे दो, एक बेटे को कुछ ना दो, वो तो गलत है ना। तो ये गलती ना करे। अब विष्णु जी का जो विष्णु जैन जी है जिन्होंने राम मंदिर का केस लड़ा है पूरा, उनका बयान भी आया है, हाँ उनका बयान आया है कि वो इस पे मुहिम में लगे हुए हैं। अब वो व्यक्ति ऐसा अगर उसने बोला है तो मुहिम पे लगा हुआ है, तो ये आज को 1-2 साल में चीजें मिलेगी कि मंदिर सारे मुक्त हो चुके हैं। तो देखो कई सेंस है, आप किसी धार्मिक स्थल से टैक्स क्यों लोगे आप भाई? कि मेरे आस्था का विषय, मैं वहां पे दान कर रहा हूँ, वहां से गुरुकुल बने, मेरे धर्म का प्रचार हो भाई, गुरुकुल बनेगा तो भाई मेरे धर्म का प्रचार होगा।
उन चीजों पे मेरे सनातन की चीजें होगी पूरी, मैं किसी और को क्यों दूंगा? मैं ये थोड़ा चाहूंगा कि मेरे जो मंदिर से पैसा है उसके उससे हज हाउस बने, उससे सब्सिडी दिया जाए, हज वालों को हज करने जाओ, क्यों जाएगा भाई? अपना अपना करो भाई, आप मंदिर से क्यों लोगे दान कुछ भी? बट मोदी जी के नजर में चीजें हैं सर, देखो 70 साल की इनकी बर्बादी कराया देश को उन्होंने, एक बार में सारी चीजें ठीक नहीं होती है, धीरे धीरे होगा। जैसे जनसंख्या बिल है, यूसीसी का कानून है, ठीक है, अब ये वक्फ बोर्ड वाला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, यूसीसी आने वाला है, तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जो पर्सनल लॉ बोर्ड है या वक्फ बोर्ड है, यूसीसी आने के बाद ये दोनों ऐसे निरस्त हो जाएगी अपने आप। तो एक ही गवर्नमेंट आ गई, एक ही कानून पूरे देश में आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली निरस्त हो गया। और वही बात जनसंख्या कानून बिल की, वो बहुत जरूरी है विदेश में सर, अब बढ़ते ही जाएंगे सर। राजस्थान ने अभी पास कर दिया ना, 2 से ज्यादा बच्चे अगर होगा तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बढ़िया है ना सर, होना जरूरी है, होना जरूरी हर देश में। अब तो कुछ टाइम अगला जो उनका सेशन आएगा मोदी जी का, वो सेंट्रल लेवल पे अनाउंस हो जाएगा। सेंट्रल लेवल पे अनाउंस होने के बाद आपको एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है, आप चेंज कर नहीं सकते हो आप कुछ। अगर आप चेंज करोगे तो आप अपने आप उसमें आ जाओगे कि भाई तुम कैसे चेंज कर रहे हो, नजर में आ जाओगे ना आपकी एक पर्टिकुलर। सर दुनिया को पता है कौन कितने बच्चे पैदा करता है। तो आपको लग रहा है कि 2024 की इलेक्शन जीतने का मोदी जी और ज्यादा इस देश के ऊपर, खास करके इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे? ये जो अभी धरनाजीवी वगैरह घूम रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ज्यादा एक्शन होगा? मोदी जी ने सर अभी हाल फिलहाल में संसद में एक बात बोली थी, मुझे जो तीसरा कार्यकाल होगा, मुझे बड़े बड़े फैसले लेने हैं। कश्मीर का फैसला, राम मंदिर का फैसला, जब ये बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि मुझे अभी बड़े बड़े फैसले लेने हैं, तो समझ सकते हो आप उसमें क्या क्या होगा। जो मैंने आपको बताया, यूसीसी, जनसंख्या बिल, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सब पे बात चलेगा सर, सब पे बात चलेगा। और जो कमी है देश में, जो चीजें पिछले सरकारों ने नहीं कर पाई, वो करके देंगे मोदी जी, क्योंकि ये इकलौता बंदा है, विपक्ष को भी पता है कोई कर सकता है ना देश में, तो यही कर सकता है। उनमें उनकी किसी भी पार्टी में पता है कि हम उस लेवल पे मेजोरिटी में नहीं आ सकते ना, मतलब बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। इनको वोट बैंक का टेंशन नहीं है, जो देश के हित में होगा वो बंदा काम करेगा, ये चीज है। अच्छा, 2024 के जैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद 2029 के भी 75 का फॉर्मूला जो बीजेपी ने सेट कर रखा है, वो मोदी जी का बीच में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, पूरा टर्म पूरा करेंगे या बीच में कोई और प्रधानमंत्री? नहीं सर, 29 तक तो मोदी जी रहेंगे सर, इतने एनर्जेटिक है, आप उनके चेहरे में ग्लो देखो यार। यार सर देखो, अब 75 के बाद तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संन्यास नहीं लिया था, तब नहीं था, चलो मोदी जी ने किया, बट ये 29 तक रहेंगे, जहां तक मुझे समझ में आया 29 रहेंगे। उसके बाद काफी चेहरे हैं इनके पास, योगी जी है सबसे बड़ा जो रेस में है, अमित शाह हो सकते हैं, नितिन गडकरी जी हो सकते हैं। अच्छा, एक तो उनकी भी हो जाएगी, हाँ, बट नितिन गडकरी जी है, वो भी नहीं हो पाएंगे, तो योगी जी तो है ही, योगी जी तो कब 10-15 साल रहेंगे। हेमंत विश्व शर्मा योगी जी के बाद अगला, अगर एनडीए का कोई कैंडिडेट होगा तो महंत योगी आदित्यनाथ, उसके बाद जो होगा वो हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे। उसके बाद जो साउथ में अन्नामलाई जो है, तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका चांस है। जो जे साई दीपक जानते होंगे आप उनको, काफी अच्छा नाम है, बट सपोर्ट तो करता है ना, इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है पूरा। जो भी राष्ट्रवाद का काम करते हैं उसको तो बीजेपी के साथ जोड़ दिया जाता है। उन्हीं चांसेस पूरे की बंदा आ जाएगा, वो मंदिर फ्री मूवमेंट के ऊपर वो भी सबसे बड़ा लगा हुआ बंदा। देखो अन्नामलाई का होता है कि बंदा बहुत, क्योंकि आईपीएस लेवल का बंदा है वो, बहुत बड़ा। उनके आप डिबेट सुनोगे, आपको लगेगा कि भाई बंदे को फैक्ट के साथ तोड़ रहा है बंदा सामने वाले को, तो अलग लेवल के बंदे हैं सर। देखो अभी ना सबसे कमी क्या है, विपक्ष में ना कोई चेहरा तैयार कर ही नहीं रहे लोग, और जो एनडीए का है वो लोग आगे तक का ना 20-25 साल तक का रोड मैप इन्होंने तैयार किया हुआ है कि इस बंदे को कब लेके आना है, और विपक्ष वाले इसको गाली देते रहे, कुछ भी बंदा काम करते रहेगा अपना। अब यूपी में कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, तो चलो पहली बार तो योगी जी बन गए, तो रिपीट करना आसान नहीं था, रिपीट उन्होंने अपने दम पे करा पूरा। ठीक है, दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे वो, ठीक है। ये सब उन्होंने क्रियाकलाप बदल दिया। यूपी की आप देखोगे तो पहले 12 बजे रात में लोग डरते थे जाने से, आप किसी बड़े से बड़े जगह चले जाओ, सारे बाहुबली शांत बैठे हैं इस टाइम पे, आधे अंदर बैठे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, दोनों बंदा घूमता है, और कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता वहां पे। वहाँ के जो लोग ना मुसलमान कुछ नहीं है, मुसलमान भी खुश है वहाँ पे। मैं गोरखपुर में गया हूँ काफी बार, जब वो एमपी थे ना, तो मुसलमान भी था ना गोरखपुर का, तो उनके पास ही जाता था कि मेरे को ये समस्या होगी जी, मुझे समस्या दूर करो, और वो कभी नहीं देखते थे कि बंदा मुसलमान है हिंदू है, बस वो टोपी नहीं पहनते उनकी, बाकी काम उनका पूरा करके देते हैं उनको पता है कि मुझे काम यही करवा के देंगे। और उनके लिए सर देखो, आप जो आपको काम करके देखा ना, आपके लिए बढ़िया वही है, हिंदू मुसलमान नहीं होता ज्यादा, जितना रिप्रेजेंट किया जाता है ना बाहर की बीजेपी ने। देखो पहले ये दिक्कत थी, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। मनमोहन सिंह ने खुद बोला हुआ है ऑन रिकॉर्ड कि देश की जो संसाधन है पहला हक मुसलमानों का है, ठीक है, उन्होंने खुद बोला हुआ है ये। तो उसके बाद अब हिंदू, अब क्या इन्होंने बोला मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, सबका प्रयास, सबका जोड़ के चलते हैं। ये नहीं बोलते कि भाई हिंदू का या मुसलमान का, ये लोग पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये बोला था कि मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला ये। जो मुस्लिम जो पढ़ाई लिखा में इतना पीछे है ना, पहले की जो राजनेता है उनकी कमी है ये सारी चीजें।
जो अनपढ़ रह गए, जो पढ़ नहीं पाए, वो पहले की सरकार होगा। अभी के युवा पढ़े लिखे हैं, उनको पता क्या देना है। इंटरनेट सेंसेशन आ गया इंडिया में, सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं हम लोग। सस्ता इंटरनेट हमारी सस्ता, सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा होगा? हमारे पी चिदम्बरम जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने यूपीआई का उपहास उड़ाया था। आज आप जाओगे ना रिमोट से रिमोट एरिया में, जो चाय का ठेले वाला होगा, पान वाला होगा, उसके पास स्कैनर लगा होता है, वो स्कैनर से पे करता है आपको, आप पे कर सकते हो उसको जाके। ये भी मोदी जी के अचीवमेंट में माना जाता है। अचीवमेंट है सर। अब यूपीआई वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इंडिया के पास है। अगर देखो बाहर अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना ना, 5-10 रुपए आपको कहीं पे भी, इवन 1 रुपए भी पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन आप, ठीक है। बाहर कहीं है ऐसा कुछ कि आपने पे करा उसी समय हो जाए, तो ये चीजें नहीं दिखेगी इनको। ये चीजें एनईएफटी तो था मगर ईपे नहीं था, यार, आरटीजीएस एनएफटी आपको बैंक जाना पड़ेगा, देना पड़ता था। चार्ज देना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा। आप बैंक खड़ा हुआ, आपने स्कैनर दिया, मैंने पेमेंट कर दिया, बैंक का लेना देना कुछ नहीं, उसको स्कैनर दिया, बैंक मेरे बैंक से आपके बैंक में चला गया, कुछ नहीं, कुछ चार्ज हुआ आपका। बिल्कुल। जैसे आप मानोगे, मैंने एक इंटरव्यू देखा था पाकिस्तान के जर्नलिस्ट थे, वो यहाँ पे भारत भ्रमण कर रहे थे। वो कह रहे हैं मेरे को लग रहा है कि मैं फ्यूचर में आ गया हूँ। कह रहा जैसे जापान में चीजें होती है ना, मुझे लगा भारत भी उस राह पे चला हुआ है, जैसे जापान अलग अलग चीजों में जा रहा है ना, भारत भी वैसे जा रहा है। ठीक है, तो हम ये मान ले कि अभी 2024 का जो इलेक्शन है तो वो वन साइडेड चल रहा है, मोदी बादशाह मोदी चल रहा है, वो खेल 2019 का मोदी और 2024 के मोदी के बीच में कंटेंट। अब सिर्फ ये रह गया है कि मोदी जी 400 से कितनी ऊपर सीटें लेके आएंगे। 400 तो पार करेंगे, 400 के ऊपर कितना जाएंगे, बस वही देखना बाकी है, और कुछ नहीं है। चलिए, बात करके अच्छा लगा मोदी जी।